अभी रिसेंट में कच्चतीवू आइलैंड के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, बातें हो रही है। कही जा रही है कि इंदिरा गांधी ने कच्चतीवू आइलैंड को श्रीलंका को डोनेट कर दिया और इसके कारण जो हमारे तमिलनाडु के भाई बंधु हैं और जो फिशरमैन है वहाँ के, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। बहुत सारे लोग फिशिंग करने जाते हैं, उनको श्रीलंकन गवर्नमेंट पकड़ लेती है, फिर उनको जेल में डाल दिया जाता है। कई सारे फिशरमैन को तो जान से मार दिया गया, जबकि ये आइलैंड तो कभी हमारा हुआ करता था और यहाँ पे तमिल लोग फिशिंग करने जाते थे। लेकिन अब जब तमिलनाडु से फिशरमैन उसके आसपास में फिशिंग करते हैं तो उनको पकड़ के उनको बंदी बना लिया जाता है या फिर उनको मार दिया जाता है। तो चलिए ये जो कच्चतीवू का पूरा मामला है उसको एकदम शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं कि चीजें कहाँ से शुरू हुई थी और अभी फिलहाल क्या चल रहा है। अब अगर मैं आपको कच्चतीवू आइलैंड दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे है श्रीलंका, और श्रीलंका और इंडिया के बीच में यहाँ पे आता है कच्चतीवू आइलैंड। 1605 में मदुरई में नायक रजीम था और उसी समय से कच्चतीवू इंडिया का एक इंटेग्रल पार्ट रहा है। ईस्ट वाई सिलोन जो कि अभी श्रीलंका में है, वहाँ के गवर्नर ने 1845 में ये एडमिट किया था कि ये जो कच्चतीवू आइलैंड है वो सेतुपति डायनेस्टी को बिलोंग करता है। ये सभी डेटा और फैक्ट ये बताते हैं कि कच्चतीवू शुरुआत से ही ज्योग्राफिकली, कल्चरली और हिस्टोरिकली इंडिया का इंटेग्रल पार्ट रहा है। हमारा प्यारा भारत देश जब आज़ाद हुआ तो उसके 9 सालों के बाद 1956 में ये जो कच्चतीवू आइलैंड है इसके बारे में इशू रेज किया गया। उस समय पे जो ऑपोजिशन के लीडर्स थे उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये सवाल उठाया कि जो कच्चतीवू आइलैंड है वहाँ पे जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो आ रहे हैं और जा रहे हैं और कुछ तो वहाँ पे जरूर किया जा रहा है। लेकिन ये सवाल उठाने के बावजूद उस समय पे जो नेहरू जी की गवर्नमेंट थी उन्होंने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। इस इशू के ऊपर नेहरू जी का कहना था कि अगर इस छोटे से आइलैंड के कारण इंडिया और श्रीलंका के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि ये आइलैंड हमें गिफ्ट कर देना चाहिए, इसमें मुझे कोई बुराई नहीं दिखता है। जब नेहरू जी ने कच्चतीवू आइलैंड को श्रीलंका को देने की बात कही थी तो उस समय पे जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने नेहरू जी की इन बातों को क्रिटिसाइज किया था कि हमें ऐसे स्टेप लेने होंगे कि हमारे जो कंट्री का सोवरेनिटी है वो बैलेंस्ड है। अब सेम कुछ वैसा ही नेहरू जी ने तब भी कहा था जब नेहरू जी की गवर्नमेंट ने हमारे भारतीय जमीन के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर के लैंड को चाइना को दे दिया था। उस समय पे उन्होंने कहा था कि ये जो जमीन है वो बंजर है, यहाँ पे कुछ उगती नहीं है, ये हमारे लिए किसी मतलब का नहीं है, कोई फायदे का नहीं है, और अगर हम इस एरिया को चाइना से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इसमें हमें बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। वो बात अलग है कि नेहरू जी के पास बहुत सारे पैसे थे अपने लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए, क्योंकि नेहरू जी तो हमारे देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझते थे कि वो जैसे चाहे उस चीज के साथ वैसे कर सकते हैं। इसके कुछ सालों के बाद इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है और उनका भी रवैया कुछ वैसा ही रहता है। इंदिरा गांधी उस समय पे तमिलनाडु के गवर्नमेंट से बात करती है और उनसे पूछती है कि अगर हम इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दें तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस समय पे तमिलनाडु की गवर्नमेंट का कहना होता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो दंगे होने के चांसेस हैं, क्योंकि तमिलनाडु के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है इस आइलैंड से और उनके लिए आइलैंड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद होता है कि इंदिरा गांधी की एक मीटिंग होती है श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ और उसी के बाद 1974 में इस चीज़ के ऊपर कभी पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं होता है, किसी से कुछ पूछताछ नहीं की जाती है और डायरेक्टली इस आइलैंड को दे दिया जाता है श्रीलंका को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक अग्रीमेंट होता है और उस समय पे जो अग्रीमेंट जारी किया गया था उसमें ये लिखा गया था कि जो फिशरमैन होंगे वो आराम से फिशिंग कर सकेंगे, वो वहाँ पे रुक सकेंगे, उनसे वीज़ा नहीं मांगा जाएगा और जिस तरीके से वो पहले फिशिंग करते थे वो अभी भी वहाँ पे फिशिंग कर पाएंगे। अब इसके ठीक 2 सालों के बाद 1976 में वापस से एक एग्रीमेंट जारी किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका के बीच में, और इस एग्रीमेंट में जो पिछले एग्रीमेंट में लिखा गया था उसको एकदम ठीक उलट दिया जाता है और जो राइट्स पिछले एग्रीमेंट में फिशरमैन को दिए गए थे उन सबसे वो राइट्स छीन लिए जाते हैं और अब ये जो पूरा कंट्रोल होता है इस पूरे कच्चतीवू आइलैंड का वो श्रीलंका के पास चला जाता है। जब इंदिरा गांधी जी ने कच्चतीवू आइलैंड श्रीलंका को दिया था तो उस समय पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि यह समझौता 22 जून को हुआ था, लेकिन मेरा आरोप है कि जब जनवरी में श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई थी उसी समय अनौपचारिक रूप से कच्चतीवू को श्रीलंका को सौंपने का फैसला कर लिया गया था। उसके बाद जब यह मामला सदन में उठाया गया तो कहा गया कि हमने कोई समझौता नहीं किया है, सदन को अंधेरे में रखा गया, देश की पीठ पीछे भारत की भूमि को विदेश को देने का निर्णय कर दिया गया, यह समझौता नहीं समर्पण है। अब ये जो कच्चतीवू आइलैंड है ये है तो बहुत छोटा, लेकिन हमारे कंट्री के सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे मिलिट्री इस कच्चतीवू आइलैंड का इस्तेमाल कर सकती है मॉनिटरिंग के लिए और अलग अलग चीजों के लिए। कच्चतीवू आइलैंड कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए इस बात का आप अंदाजा इस चीज से लगा सकते हो कि करंटली चाइना इसके ऊपर अपनी आंख गड़ाकर बैठा हुआ है और आपको पता होगा कि श्रीलंका ऑलरेडी चाइना के डेप्थ में फंसा हुआ है और अगर चाइना के हाथ में ये आइलैंड लग जाता है तो ये मुश्किलें बढ़ा सकता है हमारे कंट्री के लिए। जब तमिलनाडु से मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो कई बार उनको पकड़ के अरेस्ट कर लिया जाता है और कई बार उन मछुआरों को मार दिया जाता है और इसके कारण जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और ऑलरेडी, और इसके साथ साथ जो तमिलनाडु के लोग हैं उनके लिए ये कल्चरली और हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड हुआ करता था।
अब ऐसा नहीं है कि इंदिरा गांधी ने ऐसा स्टेप पहली बार लिया था, बहुत सारे एग्जांपल्स पड़े हमारे हिस्ट्री में। 1971 का वो हिस्टोरिक वार तो आपको याद ही होगा, जिसमें इंडिया ने सरेंडर करवाया था 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को। तो जब पाकिस्तान को 2 भाग में तोड़कर बांग्लादेश बनाया जाता है और इंडियन आर्मी 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को कैप्चर कर लेती है, उनसे सरेंडर करवाती है, तब हमारे देश के पास एक ऑप्शन था कि हम इन 90,000 सोल्जर्स को रिटर्न करने के बदले में हम अपना पीओके वापस लें, या फिर एटलीस्ट कुछ तो हिस्सा वापस ले ही सकते थे, क्योंकि हमारे पास अपर हैंड था। पाकिस्तान पूरी तरीके से टूट चुका था, वो पीछे हट चुका था। लेकिन आप ये देखिए कि उस समय इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं डिमांड किया। यहाँ तक कि हमारे इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स कैप्चर किए गए थे पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, उनको भी छुड़ाने की मांग नहीं की गई। अब सोचिए कि हमारे सोल्जर्स को कितना टॉर्चर किया गया होगा पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। हम लोग हर चीज़ को साइड में रख देते हैं, पॉलिटिकल पार्टी को साइड में रख देते हैं, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, सब कुछ साइड में रख देते हैं। बट मुझे एक सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है कि जो गांधी फैमिली है, उनका इतना ज़्यादा लगाव पाकिस्तान और चाइना से क्यों रहता है। जब कभी वॉर होता है, हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स अपना बलिदान देते हैं, लेकिन उनके बलिदान को सफल करने का जब समय आता है तो हमारी गवर्नमेंट उनसे हाथ मिला लेती है। पता नहीं क्यों गांधी फैमिली हमारे इंडिया को अपना प्रॉपर्टी समझती है। जब राजीव गांधी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपने फैमिली सेलिब्रेशन के लिए, अपने फैमिली पार्टी के लिए हमारे देश के जो वॉरशिप्स हैं उनको इस्तेमाल किया था। हमारे देश के जो पैसे हैं उनको इस्तेमाल किया था अपने दारू पार्टी के लिए लक्षद्वीप में। खुद तो सेलिब्रेट किया ही था, साथ ही साथ सोनिया गांधी के जो और भी रिलेटिव्स थे उनको भी इन्वाइट किया गया था इटली से। और आप देख सकते हैं कि जो कच्चतीवु आइलैंड है वो किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, और ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे देश के सिक्योरिटी के लिए। अब आप देखिए कि इस आइलैंड के ऊपर अगर चाइना का कंट्रोल आ जाता है तो हमारे देश के कितने करीब पहुंच जाएगा। यहाँ तक कि कांग्रेस के जो एमपी हैं शशि थरूर जी, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया अपने किताब में कि जो कच्चतीवु आइलैंड है वो इंडिया का है।